नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूँ दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में बच्चों को अडॉप्शन पूल में लाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया है। बिहार कैबिनेट ने राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध संबंधी प्रस्ताव पारित किया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग गठित किया। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की परिषद का 59वां सत्र संपन्न हुआ। केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल लॉन्च की। कर्मयोगी भारत ने iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम की शुरुआत की पहली वर्षगांठ मनाई। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय में बच्चों को अडॉप्शन पूल में लाने के लिए सहयोगात्मक प्रयासों का आह्वान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने टेम्पल ऑफ हीलिंग बनाम भारत संघ मामले में कई निर्णय दिए हैं, जैसे कि बाल देखभाल संस्थानों से अधिक बच्चों को शामिल करके अडॉप्शन पूल को बढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे बच्चों के संबंध में कई मानदंड पूरे होने चाहिए, जैसे कि माता पिता 1 वर्ष से अधिक समय से बच्चे से मिलने नहीं आए हैं, माता पिता या अभिभावक अयोग्य हैं। अयोग्य माता पिता या अभिभावक का मतलब है ऐसे माता पिता जो पालन पोषण करने में असमर्थ या अनिच्छुक हैं और मादक पदार्थों के सेवन में लिप्त हैं। इसमें ऐसे माता पिता भी शामिल हैं जिन्होंने बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया है या उसकी उपेक्षा की है तथा जिनका आपराधिक रिकॉर्ड है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अडॉप्शन पूल के लिए बच्चों की पहचान करने के लिए एक द्विमासिक अभियान शुरू करने का निर्देश दिया है। इस निर्णय से बाल देखभाल संस्थानों का संचालन करने वाली सरकारी एजेंसियों और गैर लाभकारी संगठनों का बोझ कम हो जाएगा। साथ ही इससे बहुत से बच्चों का बेहतर भविष्य बन सकेगा। बाल देखभाल संस्थान उन बच्चों को देखभाल और सुरक्षा सेवाएं प्रदान करते हैं जिन्हें ऐसी सेवाओं की जरूरत होती है। बाल देखभाल संस्थानों में बाल गृह, खुला आश्रय गृह, विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी और उचित सुविधा तंत्र आदि शामिल हैं। इन्हें किशोर न्याय बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत मान्यता प्राप्त होती है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण भारत में गोद लेने की प्रक्रिया को विनियमित करता है। इसे जेजे अधिनियम 2015 के तहत स्थापित किया गया है। दत्तक ग्रहण से संबंधित कई चुनौतियां हैं, जैसे कि बेमेल मांग। कारा के ऑनलाइन पोर्टल केयरिंग्स के अनुसार कानूनी रूप से दत्तक ग्रहण के लिए उपलब्ध बच्चों और भावी दत्तक माता पिता की संख्या के बीच बड़ा अंतर है। ऐसा भावी दत्तक माता पिता की विशेष पात्रताओं जैसे कि आयु समूह आदि के कारण होता है। वहीं बुनियादी ढांचे की कमी है। देश के 760 जिलों में से केवल 390 जिलों में ही विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसीज हैं। इसके अलावा कानूनी मुद्दे भी हैं, जैसे कि 1956 का हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण पोषण कानून हिंदुओं को एजेंसियों को शामिल किए बिना ही बच्चे को गोद लेने की अनुमति देता है। और इसके अलावा दत्तक ग्रहण की लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है। माता पिता को बच्चा गोद लेने के लिए 3 साल से ज्यादा समय तक इंतजार करना पड़ता है। अगला टॉपिक है, बिहार कैबिनेट ने राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध संबंधी प्रस्ताव पारित किया है। बिहार के अलावा ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी विशेष श्रेणी दर्जे की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि विशेष श्रेणी दर्जा केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाला एक तरह का वर्गीकरण है। ये दर्जा ऐसे राज्यों को उनके विकास में सहायता के लिए दिया जाता है जो किसी तरह के भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक पिछड़ेपन का सामना कर रहे होते हैं। विशेष श्रेणी के दर्जे को 1969 में 5वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य कुछ वंचित या पिछड़े राज्यों पर ज्यादा ध्यान देते हुए उन्हें लाभ पहुंचाना था। विशेष श्रेणी का दर्जा राज्यों को गाडगिल फार्मूले के आधार पर अनुदान दिया जाता है। वर्तमान में 11 राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया गया है। ये राज्य हैं असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड और तेलंगाना। किसी भी राज्य को अगर विशेष श्रेणी का दर्जा मिलता है तो उसके कई लाभ होते हैं, जैसे कि ऐसे राज्यों के लिए केंद्र सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं के कुल परिव्यय में 90% धनराशि का योगदान करती है। इसके विपरीत शेष राज्यों के लिए ये 60 से 75% योगदान करती है। खर्च नहीं किए गए धन के मामले में विशेष दर्जा प्राप्त राज्य आगामी वित्त वर्ष में इसे खर्च कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि उन्हें ये राशि केंद्र को वापस करने की जरूरत नहीं होती है। साथ ही विशेष दर्जा प्राप्त राज्य को उत्पाद शुल्क, सीमा
सीमा शुल्क, आयकर और कॉर्पोरेट कर पर भी महत्वपूर्ण रियायत मिलती है। अब किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि 14वें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी का दर्जा की अवधारणा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। भारत के संविधान अनुच्छेद 371A और 371B में कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दें कि संविधान किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा राज्य के रूप में वर्गीकृत नहीं करता है। विशेष राज्य की श्रेणी में आने के लिए कुछ पात्रताएं हैं, जैसे कि पहाड़ी और दुर्गम इलाका होना, राज्य वित्त के स्रोत का अनिश्चित होना, आर्थिक और अवसंरचना संबंधी पिछड़ापन, पड़ोसी देशों से लगी सीमाओं पर सामरिक अवस्थिति, कम जनसंख्या घनत्व और राज्य में जनजातीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा होना। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देने के लिए एक आयोग गठित किया है। सामाजिक जुड़ाव पर गठित इस नए आयोग का कार्यकाल 2024 से 2026 तक होगा। अब ये देखिए कितनी आश्चर्य की बात है कि WHO इस पर अब संज्ञान ले रहा है। लेकिन अगर हम भारतीय संस्कृति की बात करें तो भारतीय संस्कृति में सामाजिकता हमारा अंग है। सामाजिकता हमारे रीति रिवाजों, हमारी परंपराओं में है, हमारे खून में है, क्योंकि भारतीय समाज में अकेलेपन का कोई प्रावधान है ही नहीं। भारतीय समाज में इतने सारे मेले, उत्सव, त्योहार आए दिन होते रहते हैं कि यहाँ पर अकेलेपन की तो कोई जगह है ही नहीं। साथ ही वहीं आप देखेंगे आध्यात्मिक रूप से इतने समागम होते हैं, मेले लगते हैं बड़े बड़े। तो ये सब क्या है, सामाजिकता का ही एक तरीका है। तो खैर हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। तो ये जो आयोग WHO गठित कर रहा है, इसका काम होगा अकेलेपन को एक गंभीर स्वास्थ्य खतरा मानकर इसका समाधान करना। क्योंकि हम विदेशों में देखते हैं कि लोग अकेलेपन की वजह से डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके जीवन जीने की इच्छा खत्म हो रही है। तो इसलिए WHO ने इसको संज्ञान में लिया है। वहीं सामाजिक जुड़ाव को प्राथमिकता देना इस आयोग का महत्वपूर्ण कार्य होगा और सभी आय समूह वाले देशों में समाधानों के विस्तार में तेजी लाना इसका काम होगा। आयोग ये भी अध्ययन करेगा कि कैसे सामाजिक जुड़ाव समुदाय के कल्याण, आर्थिक प्रगति, सामाजिक विकास और उनमें नवाचार की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने में मदद करता है। आइसोलेशन यानी अलगाव और अकेलापन यानी लोनलीनेस दुनिया भर में सभी आयु समूह के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को प्रभावित करता है। 4 में से 1 वृद्ध व्यक्ति सामाजिक अलगाव का अनुभव करता है। साथ ही मोटे तौर पर इस प्रवृत्ति की दर सभी क्षेत्रों में समान है। अकेलेपन का स्वास्थ्य और जीवन की अवधि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। हालांकि अभी तक ऐसे प्रभावों पर कम ध्यान दिया गया है। सामाजिक अलगाव की वजह से प्रतिकूल आर्थिक और शैक्षणिक प्रभाव उत्पन्न हो सकते हैं। नौकरी में अलग थलग और असहाय होने की अनुभूति से रोजगार को लेकर असंतुष्टि और खराब कार्य प्रदर्शन देखने को मिल सकते हैं। उत्पादक, लचीली और स्थिर अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिए सामाजिक जुड़ाव में निवेश महत्वपूर्ण है। ऐसी अर्थव्यवस्था वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के कल्याण को बढ़ावा देती है। इसके लिए राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण करना चाहिए और सामाजिक अलगाव को कम करने के लिए मनोवैज्ञानिक स्तर पर उपाय किए जाने चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सामाजिक जुड़ाव पर WHO आयोग का गठन किया है। इसके मुताबिक अकेलेपन और सामाजिक अलगाव के कई स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हैं, जैसे कि डिमेंशिया होने के जोखिम में 50% की वृद्धि हो सकती है। वहीं अकेलेपन से असामयिक मृत्यु का जोखिम 25% तक बढ़ जाता है और स्ट्रोक तथा अन्य हृदय रोगों का जोखिम 30% तक बढ़ जाता है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की परिषद का 59वां सत्र संपन्न हुआ। इस सत्र का उद्देश्य उष्णकटिबंधीय वन के संधारणीय प्रबंधन से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देना था। इस सत्र में उष्णकटिबंधीय वनों द्वारा संधारणीय रूप से उत्पादित इमारती लकड़ी के अनुकूल व्यापार को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया। आपको बता दें कि उष्णकटिबंधीय वन इमारती लकड़ी के प्रमुख स्रोत हैं। उष्णकटिबंधीय वनों की इमारती लकड़ी में लॉग, सॉनवुड, विनियर शीट्स और प्लाईवुड शामिल हैं। विश्व के कुल वनों में 45% उष्णकटिबंधीय वन हैं। ये कर्क और मकर रेखाओं के बीच अवस्थित हैं। मुख्य उष्णकटिबंधीय वन हैं अमेज़न वर्षा वन और कॉन्गो बेसिन। उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी के कई उपयोग हैं। ये निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि मकानों, रेलवे स्लीपर्स और तटबंध तथा जेट्टी बनाने में। वहीं ईंधन के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। घरेलू और औद्योगिक दोनों ईंधनों के रूप में इमारती लकड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके अन्य उपयोग हैं कागज, सिंथेटिक वस्त्र के उत्पादन आदि में। इसीलिए उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी के स्रोतों के समक्ष कई मुख्य खतरे हैं, जैसे कि वनों की कटाई, कृषि और शहरीकरण के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन, अवैध वन कटाई और ईंधन के लिए लकड़ी के संग्रह के कारण वनों की कटाई। वहीं वनों का क्षरण भी इनके समक्ष प्रमुख खतरा है और वनों का क्षरण होता है वनाग्नि और जलवायु परिवर्तन के कारण। उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी के संबंध में कई पहलें शुरू की गई हैं, जैसे कि 2006 में अंतर्राष्ट्रीय उष्णकटिबंधीय इमारती लकड़ी समझौता किया गया था। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन ने रणनीतिक
कार्य योजना निर्मित की है जो कि 2022 से 26 तक है। उष्णकटिबंधीय वन जैव विविधता के लिए इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन या जैव विविधता अभिसमय नामक सहयोगात्मक पहल शुरू की गई। 1995 में सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग के तहत वनों पर अंतर सरकारी पैनल और वनों पर अंतर सरकारी फोरम की स्थापना की गई थी। इनकी स्थापना पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCED द्वारा वन सिद्धांतों को अपनाने के बाद की गई थी। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसकी उत्पत्ति 1987 से एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में हुई। ये तभी से काम कर रहा है। इसका काम है उष्णकटिबंधीय वनों के संधारणीय प्रबंधन और संरक्षण को बढ़ावा देना। ITTO के यूरोपीय संघ सहित 75 सदस्य हैं। इसके सदस्यों को उत्पादक और उपभोक्ता श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। भारत इस संगठन का उत्पादक श्रेणी वाला सदस्य है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर काउंसिल इसका शासी निकाय है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जापान के योकोहामा में है। अगला टॉपिक है केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल लॉन्च की। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में अग्नि कहेंगे। अग्नि का उद्देश्य वैज्ञानिक सत्यापन और साक्ष्य आधारित मूल्यांकन के जरिए व्यवहारिक आयुर्वेद पद्धतियों को मुख्य धारा में लाने के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना है। आयुर्वेद आयुष प्रणाली का हिस्सा है। आयुष के अंतर्गत भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी शामिल है। भारतीय चिकित्सा परिषद में योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा सोवा रिगपा भी शामिल है। इस पहल के माध्यम से आयुर्वेद प्रैक्टिशनरों को एक मंच प्रदान किया जाएगा। इससे वे अलग अलग रोगों के बारे में अपनी नवीन पद्धतियां और अनुभव साझा कर सकेंगे। CCRAS यानी केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद इन पद्धतियों और अनुभवों को शिक्षा और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए दर्ज करेगा और इन्हें प्रकाशित करेगा। CCRAS इस उद्देश्य के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग के साथ सहयोग करेगा। ये आयोग एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन NCISM अधिनियम 2020 के तहत किया गया है। अग्नि की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि आयुर्वेद में इसके लिए साक्ष्य आधारित कठिन मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। वैश्विक स्तर पर स्वीकृति के लिए वैज्ञानिक सत्यापन और दस्तावेजीकरण की जरूरत होती है। भारत इसका इस्तेमाल सॉफ्ट पावर के रूप में कर सकता है। इससे रोग प्रबंधन के लिए नवीन आयुर्वेदिक पद्धतियों का विस्तार होगा। CCRAS एक शीर्ष अनुसंधान निकाय है। इसका मुख्य कार्य आयुर्वेद में वैज्ञानिक आधार पर अनुसंधान करना, समन्वय, सूत्रीकरण, विकास और प्रोत्साहन प्रदान करना है। ये आयुष मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए संचालित और भी कई पहले हैं, जैसे कि CCRAS स्नातक कर रहे शोधार्थियों के लिए स्पार्क कार्यक्रम, स्नातकोत्तर शोधार्थियों के लिए PG स्टार कार्यक्रम और शिक्षकों के लिए स्मार्ट कार्यक्रम संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जा रहा है और आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ कैंपेन शुरू किया गया है। वहीं केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय आयुष मिशन का आरंभ किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की योजना के तहत आयुष चिकित्सा पद्धतियों का संवर्धन किया जा रहा है। कर्मयोगी भारत ने iGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पर कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम की शुरुआत की पहली वर्षगांठ मनाई। कर्मयोगी प्रारंभ एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन कार्यक्रम है। इसे कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य रोजगार मेलों से भर्ती किए गए सभी नए सरकारी कर्मचारियों को सरकारी नीतियों से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करना है। कर्मयोगी प्रारंभ कार्यक्रम 8 पाठ्यक्रमों का एक सेट है जिन्हें रोजगार मेले से भर्ती किए गए सभी कर्मियों के लिए तैयार किया गया है। कर्मयोगी प्रारंभ मॉड्यूल मिशन कर्मयोगी का हिस्सा है। राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी के बारे में है। इसका लक्ष्य ऐसी सक्षम सिविल सेवा का निर्माण करना है जिसकी जड़ें भारतीय लोकाचार से जुड़ी हों, जो भारत की आकांक्षाओं की समझ रखती हों और जो प्रभावी तथा कुशल तरीके से लोक सेवा प्रदायगी के साथ बेहतर तालमेल बना सके। इसे 2020 में शुरू किया गया था। ये कार्यक्रम केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, संगठनों और एजेंसियों के सभी सिविल सेवकों के लिए है। इसके तहत संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को भी कवर किया गया है। मिशन कर्मयोगियों को सिविल सेवा सुधारों को ध्यान में रखते हुए नागरिक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस कार्यक्रम के 6 स्तंभ हैं: नीतिगत फ्रेमवर्क, संस्थानिक फ्रेमवर्क, दक्षता फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, जिसमें एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण कर्मयोगी प्लेटफॉर्म यानी iGOT कर्मयोगी है। iGOT कर्मयोगी सिविल सेवकों को व्यक्तिगत रूप से समय समय पर क्षमता निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक व्यापक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली और निगरानी तथा मूल्यांकन फ्रेमवर्क।
और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। नार्डिक बाल्टिक 8 नेशंस। विदेश मंत्री ने कहा है कि हाल के वर्षों में NB8 देशों के साथ भारत का सहयोग काफी मजबूत हुआ है। NB8 एक अनौपचारिक क्षेत्रीय सहयोग आधारित फॉर्मेट है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। इसमें शामिल देश हैं 5 नार्डिक देश और 3 बाल्टिक देश। नार्डिक देशों में शामिल हैं डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, और बाल्टिक देश हैं एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये एक अनूठा फॉर्मेट है। इसमें ऐसे देश भी शामिल हैं जो यूरोपीय संघ के सदस्य नहीं हैं, जैसे नॉर्वे और आइसलैंड, और जो नाटो के सदस्य नहीं हैं, जैसे कि स्वीडन। इसके बाकी सदस्य यूरोपीय संघ या नाटो के सदस्य हैं। अगला टॉपिक है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। ये भारतीय सेना और अमेरिकी सेना के विशेष बलों के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। साथ ही शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म साथी यानी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने को कहा है। साथ ही पहल शिक्षा मंत्रालय ने IIT कानपुर के सहयोग से शुरू की है। ये एक ओपन लर्निंग एंड असेसमेंट प्लेटफॉर्म है। ये छात्रों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। ये छात्रों के साथ अंतःक्रिया या इंटरेक्शन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। साथ ही छात्र अपनी सीखने की क्षमता के अनुसार इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला टॉपिक है नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग। भारतीय वन्यजीव संस्थान के जीव विज्ञानियों ने अरुणाचल प्रदेश में नामदफा कमलांग भू क्षेत्र में म्यूजिक फ्रॉग की एक नई प्रजाति की खोज की है। इस प्रजाति का नाम नोआ दिहिंग नदी के नाम पर रखा गया है। नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग निदिराना जीनस का मेंढक है। भारत में इस प्रजाति का मेंढक पहली बार पाया गया है। इसके शरीर के मध्य भाग में हल्के क्रीम रंग की धारियां होती हैं। इसके थूथन गोल होते हैं और पीठ की हड्डी उभरी हुई होती है। अगला टॉपिक है टेंटलम। शोधकर्ताओं को पंजाब में सतलज नदी की रेत में टेंटलम धातु मिली है। टेंटलम एक दुर्लभ धातु है। ये ग्रे यानी धूसर रंग की धातु है जो भारी तन्यता युक्त और बहुत कठोर होती है। ये उच्च संक्षारण प्रतिरोधी धातु है, यानी इसमें जंग नहीं लगती है। इस पर 150 डिग्री सेल्सियस से कम तक के तापमान पर रासायनिक हमलों का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसका गलनांक बेहद उच्च होता है। टेंटलम का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और अर्धचालक, परमाणु ऊर्जा संयंत्र, हवाई जहाज, बायोमेडिकल जैसे उद्योगों में किया जाता है। इसका गलनांक उच्च और लागत कम होती है और इस वजह से इसे प्लेटिनम के विकल्प के रूप में देखा जाता है। एमिलोइडोसिस। वैज्ञानिकों ने 2D प्रोटीन मोनोलेयर निर्मित की है। ये मोनोलेयर एमिलोइडोसिस जैसी बीमारियों का अध्ययन करने में मदद कर सकती है। एमिलोइडोसिस एक दुर्लभ रोग है। ये शरीर में एमिलॉइड के असामान्य रूप से जमाव के कारण होती है। एमिलॉइड असामान्य रेशेदार कोशिका बाह्य और प्रोटीन युक्त जमाव होता है। ये हृदय, मस्तिष्क, गुर्दे, प्लीहा और शरीर के अन्य भागों में पाया जा सकता है। एमिलॉइडोसिस की वजह से थकान, वजन का कम होना, सुन्न होना, जीभ का आकार बढ़ना आदि होता है। WHO के मुताबिक दुर्लभ रोग वो होते हैं जिसका प्रसार 1000 जनसंख्या पर एक या उससे कम व्यक्ति में होता है। ये आजीवन बने रहने वाले रोग या विकार होते हैं। ये शरीर को अति दुर्बल कर देते हैं। अगला टॉपिक है क्यासानूर फॉरेस्ट डिजीज। एक अध्ययन में कर्नाटक के 2 और जिलों में KFD वायरस की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। इस वायरस की पहली बार पुष्टि कर्नाटक के क्यासानूर वन रेंज में हुई थी। इसी कारण इसे क्यासानूर नाम दिया गया। ये एक पशुजन्य रोग है जो KFDV के कारण होता है। KFDV टिक्स के काटने से फैलता है। इसे मंकी डिजीज या मंकी फीवर के नाम से भी जाना जाता है। काले मुंह वाले लंगूर बंदर या बोनेट मकेक इस रोग के प्रति अति संवेदनशील हैं। ये संक्रमित बंदर वायरस का प्रसार मानव आबादी में भी कर देते हैं। अगला टॉपिक है कोलकली नृत्य। हाल ही में सेंट थॉमस के भारत आगमन की स्मृति में केरल के त्रिशूर में कोलकली नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कोलकली नृत्य केरल के उत्तरी मालाबार क्षेत्र में प्रचलित एक लोक कला है। तमिलनाडु में इस कला को कोलाट्टम और आंध्र प्रदेश में कोलामू के नाम से जाना जाता है। इसने कलारी पयट्टू के तत्वों को भी अपनाया है। कलारी पयट्टू केरल और तमिलनाडु में प्रचलित एक मार्शल आर्ट है। इस नृत्य के दौरान प्रत्येक नर्तक अपने दोनों हाथों में एक एक छड़ी धारण किए रहता है, जिन्हें लेकर वो एक घेरे में गोल गोल घूमता है। साथ ही इन छड़ियों को एक लयबद्ध ताल में आपस में टकराता है। जैसे जैसे संगीत का स्वरमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे घूमने की गति भी बढ़ती जाती है और जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ता है घेरा फैलता है और सिकुड़ता है। इसका प्रदर्शन धान की फसल कटाई मौसम के दौरान किया जाता है।
और आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल के बारे में। मोजाम्बिक, इसकी राजधानी है मपुटो। INS सुमेधा अफ्रीका में विस्तारित परिचालनात्मक तैनाती के एक भाग के रूप में मपुटो पहुंचा। मोजाम्बिक 1752 तक पुर्तगाली भारत से शासित था। यह अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी पूर्वी सीमा हिंद महासागर से लगती है। मोजाम्बिक उत्तर में तंजानिया, दक्षिण और दक्षिण पश्चिम में दक्षिण अफ्रीका और स्वाजीलैंड, पश्चिम में जिम्बाब्वे और उत्तर पश्चिम में जाम्बिया, मलावी तथा लेक न्यासा से घिरा हुआ है। मोजाम्बिक से मकर रेखा होकर गुजरती है। यहाँ की प्रमुख नदियां हैं जाम्बेजी, रोवुमा, मापुटो, लिम्पोपो। इसका उच्चतम बिंदु है माउंट बिंगा। मोजाम्बिक में सोना, पन्ना, तांबा, लौह अयस्क और प्राकृतिक गैस आदि पाए जाते हैं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।